1 साल हो गए हैं और जम्मू कश्मीर जो कि अब पूर्ण राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर है, उसके भी इस नए स्टेटस में 1 साल हो गए हैं। पिछले 31 अक्टूबर को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी की गई थी और जाहिर है पिछले 1 साल का यह जो पूरा का पूरा पीरियड रहा, जब आर्टिकल 370 को समाप्त किया जा रहा था, खुद प्रधानमंत्री ने या फिर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यह 370 की समाप्ति कश्मीर के लिए एक नए सुनहले भविष्य का आगाज है और उसी तरफ पूरी गाड़ी जाएगी। हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। सिन्हा जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 नेटवर्क में। धन्यवाद ब्रजेश जी। 1 साल का समय हो गया और इसी बीच आपकी जम्मू कश्मीर में एंट्री हुई है। आपका एक रिच पॉलिटिकल पास्ट है, खुद जनप्रतिनिधि रहे, संसद में आए, केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह किया और उसके बाद से जम्मू कश्मीर के आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अमूमन होता ये रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है प्रशासनिक या फिर फौजी पृष्ठभूमि के वहाँ पर गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं। आपकी ये जो पृष्ठभूमि है और उसमें जो है जम्मू कश्मीर के लिए जो रोड मैप तय किया गया था, कितनी सफलता उसमें मिल पाई है पिछले 1 साल में? कि मुझे लगता है कि पिछले 1 वर्ष में भारत सरकार ने अनेक नई पहल जम्मू कश्मीर के लिए प्रारंभ की और ख़ास तौर से पीएमडीपी, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्लान, पीएम डेवलपमेंट प्लान में लगभग 55,000 करोड़ रुपए की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ सैंक्शन हुई। एक कठिनाई पूरे देश या पूरी दुनिया ने फेस की, जिसे जम्मू कश्मीर ने भी फेस किया, वो कोविड की चुनौती थी और वो एक ऐसी चुनौती थी कि पूरा प्रशासन उस चुनौती से निपटने के लिए अधिकांश समय दे रहा था और मुझे लगता है कि उसके कारण थोड़े काम की रफ्तार कम हुई, देश में भी, दुनिया में भी और जम्मू कश्मीर में भी। लेकिन अगर पूरे परिवेश में आप देखेंगे तो 2-2 एम्स, 5-5 मेडिकल कॉलेज, 2-2 IIT, IIMs, निफ्ट, बोन इंस्टीट्यूट, इस तरह के अनेक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, वो 4 लेन सड़कें हों या टनल्स हों, जो जिला टनल का काम अभी शुरू हो रहा है। स्पोर्ट्स के फील्ड में देखें तो मुझे लगता है कि पीएमडीपी में 200 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को मिला है। हर ज़िले में इंडोर स्टेडियम, अच्छा स्टेडियम, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर देश का सबसे उम्दा राज्य हो जाएगा। तो इस तरह के अनेक काम वहाँ भारत सरकार ने दिए हैं और मुझे लगता है कि एक नए युग की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। ये सच है कि 8-9 महीने से काम की गति को प्रभावित किया कोविड ने, लेकिन पिछले 3 महीने में मैं कह सकता हूँ कि चीज़ों ने रफ्तार पकड़ लिया है और 17 प्रोजेक्ट्स हमारी पूरी हो गई हैं। बाकी की भी मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के द्वारा जो संसाधन हम उपलब्ध करा रहे हैं, उसके कारण तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। विकास के अलावा जो एक दूसरा प्रमुख एम था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने आपको सोचा जम्मू कश्मीर भेजने के लिए जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर, तो वो था पॉलिटिकल डायलॉग को शुरू करना। अभी तक वहाँ रहा कि एक तरह से वहाँ की पॉलिटिक्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के इर्द गिर्द घूमती रही है। जो पंचायती राज का सिस्टम था वह जाहिर है जो नॉन एग्जिस्टेंट था। तो यह जो पॉलिटिकल डायलॉग वहाँ शुरू करने में और ज़मीन तक जो है सो प्रशासन को या फिर लीडरशिप को पहुँचाने में, इसमें कितनी कामयाबी मिली है आपको? मैं आपको बताता हूँ, 7 अगस्त को मैंने शपथ लिया था और अभी 7 नवंबर आने वाला है। 20 में से 16 ज़िले मैं खुद हो आया हूँ। अधिकांश यात्राएं मैंने रोड से ही, सड़क मार्ग से ही की हैं और प्रतिदिन मैं भारी संख्या में डेलीगेशन से और लोगों से मिलता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश प्रारंभ की है। जाने के बाद मैंने महसूस किया था कि सामान्य आदमी के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं था कि वो अपनी बात कहाँ कहे। इसको लेकर के भी हमने कुछ बड़े फैसले किए। एक तो सारे डीसीज और एसपीज को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 10:30 to 11:30 आपको सामान्य आदमी से, जनता से मिलना है। लोग मिल रहे हैं। एक विशेष अभियान हमने 21 दिन का चलाया, जन अभियान। वहाँ भवन बनाना, सड़क बनाना, इस पर काफ़ी फोकस रहा है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर फोकस नहीं था। उस पर हमने फोकस किया और 54 हमारी योजनाएं जो हैं भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की,
उनको मैंने लक्ष्य रखा कि 100% सैचुरेट करना है, और मुझे खुशी है कि 16 जिले में 95 के ऊपर हमने सैचुरेशन पॉइंट पहुंचा दिया है। जो जिले कहीं 80 और कहीं 85 वो भी जल्दी पूरी कर लिए जाएंगे। एक क्या मेगा ब्लॉक दिवस का हर डिस्ट्रिक्ट में हमने 3-4 स्थान चिन्हित किए हैं, जहाँ डीसी और एसपी एक ब्लॉक पर सारे डिपार्टमेंट के अफसर रहते हैं हमारे, दूसरे पर एडिशनल डीसी और एडिशनल एसपी, तीसरे पर तीसरे नंबर का अधिकारी, और वो अगले वेडनेसडे को डीसी एसपी बी पर चले जाते हैं, बी वाले सी पर चले जाते हैं, सी वाले ए पर। तो जो रोजमर्रा के काम है वो 10 से 4 लोगों के हो रहे हैं। लोगों को एक नए प्रकार की अनुभूति हो रही है। आपने कहा कि लोगों को नए प्रकार की जो अनुभूति हो रही है, मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ। ग्रीवांस रिड्रेसल का भी एक ऐसा सिस्टम हमने इंस्टीट्यूशनलाइज बनाया है कि किसी माध्यम से अगर आप अपनी कोई ग्रीवांस भेजते हैं तो डीसी के यहाँ भी डैशबोर्ड है, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भी है, मेरे यहाँ भी। और मैंने अभी 22 अक्टूबर को हर जिले से एक आदमी को मैंने ऑनलाइन बात की थी, आपकी समस्या क्या थी, समाधान हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वहीं अफसरान थे, उनसे मैं बात करता था और फटाफट समाधान हो रहा था। तो एक नया अनुभव लोगों का मैं समझता हूं कि आया है। और जहां तक डेमोक्रेसी की बात है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां पंचायती राज व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं थी, नया अनुभव है। और देश में 3 टियर सिस्टम है। मैं नहीं जानता कि जम्मू कश्मीर को मरहूम रखा गया इस सिस्टम से जानबूझ करके या पता नहीं क्या है, लेकिन हमने अब 3 टियर सिस्टम वहाँ लागू कर दिया है। 73rd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ 92 में, तो पार्लियामेंट में ये बात कही गई थी कि 3 टियर सिस्टम होगा देश के अनेक राज्यों में। अब 3 या 4 नवंबर को वहाँ घोषित होने जा रहे हैं चुनाव। तो पंच सरपंच, बीडीसी मेंबर और बीडीसी चेयरमैन, और डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर और उसके चेयरमैन, तो उनकी अहम भूमिका होने वाली है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, जिले की प्लानिंग और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। अब केवल डीसी जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जिले के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। अभी हाल में जो एक विवाद काफ़ी जम्मू कश्मीर में बढ़ा है, और वो है ज़मीन से जुड़े कायदे कानून। जो नई व्यवस्था आपने की है, एक तरफ जो रोशनी एक्ट को जो है अबॉलिश किया गया, हाई कोर्ट का आदेश भी था, दूसरी तरफ जो है आपने जो दूसरे प्रोविजंस किए। जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि यह जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे काफ़ी बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इसको लेकर कोलाहल मचा हुआ। आखिर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है जैसी आशंका जाहिर की जाए? मुझे लगता है कि 70 साल की नाकामियों को छिपाने के लिए एक फॉल्स प्रोपेगेंडा वहाँ शुरू किया गया है। और रोशनी एक्ट के फैसले को अगर आप देखेंगे, उसकी बारीकियों में आप जाएंगे, तो 3,48,000 कैनाल जमीन में से 3,40,000 कैनाल जमीन मुफ्त में बांटी गई। और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल ट्रस्टी है उस जमीन की, सरकार खैरात में बंदर बांट नहीं कर सकती है। वो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दे सकते हैं, हॉस्पिटल बनाने के लिए दे सकते हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए दे सकते हैं, पार्क बनाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन इन कामों के लिए तो ज़मीन नहीं दी गई। और रसूखदार लोग कौड़ियों के भाव ज़मीन लिए। मैं समझता हूं कि उस आलोक में अगर लैंड लॉ को देखेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि मोटे तौर पर 88% के आसपास ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, और उसमें 1 इंच ज़मीन किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलने जा रही। हाँ, ये सच है कि हम इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते हैं, हम आईटी सिटी बनाना चाहते हैं, आईटी पार्क बनाना चाहते हैं, मेडी सिटी हम बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि किसी को ये हक नहीं है कि किसी का बच्चा लंदन में पढ़े, कोई बीमार हो तो उसका इलाज देश नहीं दुनिया के अच्छे अस्पताल में हो, और जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक के लिए प्राइवेट सेक्टर के बढ़िया इंस्टीट्यूशंस ना हो, इंडस्ट्री ना हो, रोजगार के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स ना हो। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, और उस दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला है। और इंडस्ट्री की जो पहली अनिवार्य शर्त है, मैं मानता हूँ कि वो है लैंड, और दूसरी है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर इस मामले में समृद्ध है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एप्पल देश का 3/4 वहाँ होता है, वॉलनट सबसे ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का वहाँ होता है, दुनिया का सबसे अच्छा केसर वहाँ होता है। मैं कहूँ कि चावल, अगर मैं कहूँ तो जम्मू हो या कश्मीर का वो ज़िला हो, वैसा चावल कहीं होता नहीं। अगर मैं राज्य की बात करूँ तो वहाँ के लोगों को जानबूझ करके दुनिया के पटल पर इनका सामान न बिके, आर्थिक रूप से ये संपन्न हो। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने किया था, और ये लैंड लॉ
जम्मू कश्मीर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये जो एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए वो है जो युवा हैं उनको रोजगार देना। जो राष्ट्रीय एवरेज है बेरोजगारी का वो अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में वह सीधे बेरोजगारी डबल है उस राष्ट्रीय औसत के। उसको कैसे आप जो है टैकल करेंगे, इसके लिए क्या कोई आपके पास प्रारूप है? क्योंकि जाहिर है जब आर्टिकल 370 जब एबॉलिश किया जा रहा था तो कहा गया कि यह जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं के भी सपने को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। ये सच है कि ये 70 साल की कुव्यवस्था का परिणाम है कि देश की एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट से जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग दुगुना है। और बहुत संजीदगी से और गंभीरता से उस काम को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहला, जिसके पहले आपने प्रश्न पूछा, एक जवाब तो उसी में छिपा हुआ है कि इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार निश्चित रूप से बढ़ेगा। और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की स्वीकृति हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूं कि देश की सबसे अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी ये। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आने वाले 3 सालों में कम से कम 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ निश्चित रूप से आएगा। बड़े उद्योग लगेंगे, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दूसरी बात, सरकारी स्तर पर भी जो रिक्तियाँ हैं, वैकेंसीज हैं, हमने 11,000 पद पहले एडवर्टाइज किए थे। 10 नवंबर को उनका टेस्ट कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हम लोगों को नौकरी देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ये व्यवस्था भी वहाँ की है कुछ कि जिस परिवार को नौकरी नहीं उसे हम वेटेज देंगे। डिस्ट्रिक्ट कैडर में हमने प्रोविजन रखा है कि स्थानीय लोगों को वेटेज देंगे। तो जो एकाधिकार था उसको समाप्त करके हर पंचायत तक रोजगार पहुंचे, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। 13,000 पद हमने और भेजे हैं विज्ञापन के लिए, उन्हें भी शीघ्र हम उनकी भी परीक्षा कराएंगे। हमने एक टास्क फोर्स गठित की है जो आइडेंटिफाई करे कि सरकार में रिक्तियाँ कितनी हैं, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तीसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी यस फॉर JNK करके काम हम लोगों ने शुरू किया है। सरकार के विभिन्न विभागों में यूथ को लेकर के, यूथ एम्पावरमेंट को लेकर के अनेक स्कीम्स चलती हैं। कुछ स्पोर्ट्स में हैं, कुछ एजुकेशन में हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट में हैं, कुछ रोजगार वाले डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में है, कुछ सोशल वेलफेयर में है। तो एक विचार आया कि इन सबको क्लब करके एक लीन स्ट्रक्चर हम खड़ा करें जो कैपिटल में भी हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी हो और ये यूथ को वहाँ फैसिलिटेट करे। अभी 31 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम हमने श्रीनगर में किया था। देश भर के एकेडमिया के बड़े मानिंद लोगों को बुलाया था। पंकज चंद्रा बेंगलोर के डायरेक्टर थे, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। सोशल सेक्टर में जो देश भर में अच्छे लोग काम कर रहे हैं, शशांक त्रिपाठी जागृति वाले, आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आशीष चौहान भी आए थे। बड़े बिग बिजनेस हाउसेस के लोग थे, हिंदुजा, अंबानीज, अडानीज, विप्रो और भी लोग थे। तो हम कई क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हम कोशिश कर रहे हैं, इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी, स्किल डेवलपमेंट, इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये काम हम तेज गति से कर रहे हैं। IIT और IIM के हमारे डायरेक्टर भी थे। तो इस काम को हम आने वाले दिनों में तेज गति से बढ़ाना चाहते हैं और एक लक्ष्य रखा है उसमें हमने कि आने वाले 5 साल में 2025 तक 80% युवाओं को किसी प्रकार से रोजगार के अवसर हम उपलब्ध करा सकें। एक तरफ आपके पास इस तरह का ब्लूप्रिंट है और जिसके लिए आप एफर्ट्स भी ले रहे हो, और दूसरी तरफ वहाँ की जो दोनों ही प्रमुख पार्टियां खासतौर पे कश्मीर वैली में जो रही हैं, चाहे वह NC हो या फिर PDP हो, वो खासतौर पे फारूक अब्दुल्ला तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को लाए बिना जो है जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि दोनों ही एक साथ मिल गए हैं और वो चीन तक की मदद लेने की सोच रहे हैं आर्टिकल 370 की बहाली के लिए। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल रेसिस्टेंस है वहाँ पर वैली में, और खासतौर पे ये जो लीडर्स के जो बयानात हैं, उसके बीच वहाँ डेवलपमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाना कितना बड़ा चैलेंज है? मैं इसे किसी चुनौती के रूप में नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वहाँ का सामान्य व्यक्ति, उसके मन में एक नई प्रकार की आशा और आकांक्षा पैदा हुई है। और मेरी जिम्मेदारी यह है कि उनकी आशाओं को पंख लगे, उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। और उसके लिए मैं पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से और पूरी क्षमता पर कोशिश करूँगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक पदों पर जो लोग रहे हैं, उनको कुछ भी बोलने के पहले ये याद करना चाहिए कि उन्होंने संविधान की शपथ ली थी। और मैं ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों को सद्बुद्धि मिले, सद्बुद्धि रहे इनके पास, क्योंकि हमको लगता है कि भारतीय संविधान में हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं और संवैधानिक विकल्पों पर भी ही लोग जाएं तो बेहतर है।
ये जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर वैली में, जहाँ पर आतंकवाद एक सच्चाई रही है पिछले 3 दशक से, वहाँ पर कई बार ऐसा भी घटनाक्रम हुए जिसमें कि निर्दोष मारे गए, जो फौज की तरफ से कार्रवाई हुई। और उस बीच आपका एक बयान भी आया, खासतौर पे जो शोपियाँ वाली घटना थी उसको लेकर। तो क्या ये मलहम लगाने का जो सिलसिला है उसको आप और आगे बढ़ाएंगे? और इसमें जो है सो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, चूंकि कहीं फौज तो दबाव में नहीं आएगी कि जो है कार्रवाई हमारे खिलाफ होनी शुरू हो जाएगी, कहीं हमें फंसाया तो नहीं जाएगा? किस तरीके से इस बैलेंस को नहीं, मैं करेंगे? इस तरह से नहीं देखता हूं, और मैं बहुत आभारी हूं इंडियन आर्मी के चीफ और हमारे जो कमांडर्स हैं वहाँ पर। और जब ये लगभग 22 या 23 जुलाई की घटना है, मैं जब गया था तो उसके बाद ये अखबार में समाचार आया। मैंने वहाँ के आर्मी के अफसरों से बात की, और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बताना चाहता हूँ कि आर्मी की गुडविल वहाँ बहुत है, ख़ास तौर से जो बॉर्डर एरिया है जहाँ अत्यंत पिछड़े हुए लोग हैं, उनके एजुकेशन को लेकर के, उनके डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ही अच्छा प्रयास आर्मी ने किया है। गलती हो जाती है, और हम एक ऐसे स्टेट हैं, अगर हम देश की बात करें तो अगर गलती हमसे हुई है तो हम खुद स्वीकार करते हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं कोई हमको बतावे। और उन लोगों ने भी इसे उसी रूप में देखा, मैंने भी उसे इसी रूप में देखा। सुना कि आपने पुलिस को एक नया नारा भी दिया है वहाँ पर? जी, मैं एक दिन पुलिस के कार्यक्रम में गया था और मैंने उसमें साफ तौर पर कहा था कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। मैं समझता हूँ यही हमारी नीति आगे भी चलने वाली है। ये जो सो आपकी तरफ से एक प्रयास है, और जाहिर है उम्मीद भी आपसे यही की जा रही थी कि पॉलिटिकल डायलॉग को आप शुरू करेंगे, लोगों की समस्याओं को समझेंगे, सुनेंगे और उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ लेकिन जम्मू कश्मीर की जो अपनी बैकग्राउंड है, जो टेररिज्म की बैकग्राउंड है, देखने में आ रहा है कि घटनाएं कम हुई हैं लेकिन रुकी नहीं है। इस पर क्या जो है, जब तक पाकिस्तान इस तरह से अपनी तरफ से नापाक कोशिश करता रहेगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाए की उम्मीद की जा सकती है, या जम्मू कश्मीर और आतंकवाद ये चोली दामन का संबंध बना रहेगा? लंबे समय से जम्मू कश्मीर आतंकवाद का दंश झेला है, और स्थानीय लोगों से ज़्यादा मुझे लगता है कि बाहरी लोग हैं जो इसको हवा देने का काम करते हैं। अगर जोग्राफिकली आप देखेंगे तो मोटे तौर पर 10% एरिया है जहां इसका प्रभाव है। और मैं एक बात पर भरोसा रखता हूं कि अगर पंजाब के आतंकवाद को आप देखेंगे तो ये ठीक है, फोर्सेस ने भी बहादुरी का काम किया, बड़ा काम किया, लेकिन वहाँ की जनता ने जब आतंकवाद को समर्थन देना बंद हुआ तो आतंकवाद ख़त्म हो गया। मैं भी उसी दिशा में काम करना चाहता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि जनता में ये भरोसा नया पैदा हुआ है कि मोदी जी की सरकार के कारण जो अभी नई व्यवस्था चली है वहाँ उनको अवसर मिल रहा है, वहाँ के यूथ को एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जनता का समर्थन हासिल करके हम पड़ोसी देश की नापाक हरकतों को नाकाम करना चाहते हैं। एक चेंज जो दिखा, खासतौर पे जब आप जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे आपने जिम्मेदारी संभाली, कि आपने नए आइकॉन्स की चर्चा करनी शुरू की। मुझे याद है औरंगज़ेब नामक पुलिस अधिकारी की शहादत को लेकर आपने बात करी। आपने जो है शेरवानी साहब को याद किया, जो कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया था तब उन्होंने अपनी शहादत दी थी। क्या यह जो है वैली को, कश्मीर वैली को सिर्फ अब्दुल्ला परिवार से जो आइडेंटिफाई होता रहा उससे अलग ले जाने की ये सायास कोशिश है, या वाकई जो जेन्युइन जो हीरोज़ हैं उनको रिकग्नाइज करने की शुरुआत आपने की है? ये मैं मानता हूँ कि कोई इसमें साजिश की दुर्गंध किसी को नहीं देखनी चाहिए। कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र, मैं मानता हूँ कि अपने आइकॉन्स को ही अपना आदर्श मानता है। और कश्मीर की धरती पर, जम्मू की धरती पर अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने देश और दुनिया को रास्ता दिखाया है। मुझे लगता है कि उनसे निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को प्रेरणा मिलती है। एक लोगों की जो रुचि है जानने में कि जो है, जब पार्लियामेंट में इस पर बात हो रही थी तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेटस है यूनियन टेरिटरी की, यह कोई लंबी नहीं है, यह जो है बहुत जल्दी फिर से उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और जाहिर ये दर्जा दिया जाना है तो डिलिमिटेशन की प्रोसेस जो है, जो पुनर्सीमांकन की जो गतिविधि चल रही है उसका पूर्ण होना आवश्यक है। इस बारे में क्या जो है पोजीशन है आज की तारीख में? देखिए, कभी कभी बहुत पढ़े लिखे लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। डिलिमिटेशन कमीशन जो बना है और जो एक्ट है डिलिमिटेशन कमीशन का, वो पार्लियामेंट ने बनाया है, तो उस एक्ट के अनुसार ही होगा। और केवल जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के 4 और राज्य हैं जिनका डिलिमिटेशन हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक चुनाव आयुक्त उसके सदस्य हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो उसकी अध्यक्षा हैं,
तो मुझे लगता है कि वो काम चल रहा है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये बात कही थी, तो देश को प्रधानमंत्री जी के बात पर भरोसा है, लोगों को भरोसा रखना चाहिए। एक बार काम खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग का ये जिम्मा है कि चुनाव कब होगा। संवैधानिक संस्थाओं के बारे में कोई राय देना मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की जब भी बात होती है तो नॉर्मली कश्मीर के कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वहाँ पर टेररिज्म है, और ये जो है सो आरोप जम्मू वाले लगाते हैं और जम्मू वाले ये कहते हैं कि हम तो हमेशा देश के साथ रहे, राष्ट्रवादी रहे, लेकिन हमें इग्नोर किया गया। उनके जो ग्रीवांसेज हैं, क्या उनको एड्रेस करने की आप कोई कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनको हमेशा लगता है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर ये हमारी दो आँखें हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कश्मीर के विकास को भी हम गति देंगे और जम्मू के विकास को भी उसी गति से आगे बढ़ाएंगे। तो भेदभाव का, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे जाति हो, चाहे मजहब हो, इस आधार पर भेदभाव करना हमारी नीति में नहीं है। हम पूरे इलाके और सभी लोगों के विकास में हम विश्वास रखते हैं। आप चूंकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और आपकी पार्टी का एक बहुत प्रमुख मुद्दा रहा कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का। आर्टिकल 370 समाप्त हो चुका है। पिछले एक साल से जो है जम्मू कश्मीर में एक नए किस्म की एक बयार है, प्रशासनिक तौर पर केंद्र की सीधे नियंत्रण में है। क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है सो वापस लौट पाएंगे कश्मीर, और लौटेंगे भी तो क्या वो उनको इनक्लेव्स में रहना पड़ेगा या फिर वो आम जनजीवन में घुल मिल जाएंगे, इस तरह का माहौल बन पाएगा? कश्मीरी पंडितों का जहाँ तक सवाल है, 6000 घर और 6000 नौकरियाँ, ये बात तय हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि वो काम बहुत आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं उस काम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते थे। अभी हमने कुछ त्वरित फैसले किए हैं और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 167 पोस्ट को छोड़ करके बाकी सभी पदों को हमने भेज दिया है एजेंसीज को कि वो एडवर्टाइज करें, और 6 महीने में 167 को छोड़ करके बाकी सभी जो नौकरियां हैं वो दे दी जाएंगी। 6000 घर बनाने थे, वो भी काम मंथर गति से चल रहा था। 1000 को छोड़ करके बाकी सभी के टेंडर हमने कर दिए हैं। 1.5 साल में वो भी पूरा कर लेंगे। जो बाकी 1000 है उसे भी हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। जम्मू में जहाँ कश्मीरी पंडित रहते हैं, तो एक कार्यक्रम हमने किया था बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड का, उस पर मैं आगे चर्चा करूँगा। सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स का 100% सेचुरेशन वहाँ भी हो, इसके लिए भी 10 और 12 अक्टूबर को 2 दिन हमने कार्यक्रम कराया और मैं निजी तौर पर भी उनसे मिलता रहा हूँ। और मेरी उम्मीद है कि जो उनकी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको हम पूरा करेंगे और ऐसा वातावरण हम जरूर देखना चाहते हैं। अभी तो क्लस्टर्स में उनके लिए हम घर बना रहे हैं कि वो खुशी से आवें, रहें, जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दें। 2-3 बड़े कार्यक्रम हमारे हुए जी। एक तो जन भागीदारी का बैक टू विलेज, जिसमें हर पंचायत में हमारा सीनियर कोई न कोई ऑफिसर गया और मैं खुद भी प्रतिदिन 8 दिन तक चला था। रोज़ मैं किसी पंचायत में जाता था और उसमें अद्भुत काम हुए। हर पंचायत से हमने 2 यूथ आइडेंटिफाई करके और उसे इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10,000 युवाओं को जम्मू कश्मीर बैंक ने अभी तक फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया है। 2000 और लोगों को आने वाले दिनों में मिल जाएगी। वैसे ही माई टाउन माई प्राइड में भी हर म्यूनिसिपैलिटी से कम 10 यूथ आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनको भी हम फाइनेंशियली एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो काम कर सकें। दूसरी बात, एक सेहत करके हमने योजना वहाँ शुरू की है। जैसे देश में आयुष्मान भारत है, 2011 के सेंसस के आधार पर बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको 5 लाख का हेल्थ कवरेज मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत में 30 लाख लोग कवर्ड हैं। जो शेष 1 करोड़ के आसपास हैं, उनको सभी परिवारों को हम 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश नहीं, दुनिया के किसी जगह ऐसी योजना आपको नहीं मिलेगी। तो बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड और सेहत, इसका जिक्र करना मैं जरूरी समझता था। और एक अभी इंडस्ट्रियल पैकेज हमने घोषित किया और 1375 करोड़ का अक्रॉस द बोर्ड और 5% इंटरेस्ट सबवेंशन हमने सबको दे दिया है। और पहली बार जेम में हमारे अनुरोध पर लोकल फिल्टर बनाया है भारत सरकार ने, जिससे वहाँ की इंडस्ट्री को और ख़ासतौर से MSME को बहुत लाभ मिलने वाला है। हमने 50% इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेज भी 1 साल के लिए माफ़ कर दिए और टूरिज़्म को बड़े पैमाने पर प्रमोट करने के लिए
हम अनेक प्रयास कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, इसको बढ़ाने के लिए भी मैं समझता हूं कि तेज गति से हम काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि गिलगित बाल्टिस्तान जाहिर है वह जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, हालांकि वो पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तान उसके स्टेटस को भी चेंज करने में लगा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि 15 नवंबर से उसको जो अपने 5वें प्रांत के तौर पर ट्रीट करना शुरू करेगा। जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही है, वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही है कि वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, नाराज़ हैं। क्या अमित शाह जी ने जो कहा था पार्लियामेंट के फ्लोर पर कि देर सवेर यह हमारे पास आएगा चूँकि वो हमारा हिस्सा है, ऐसी कोई तस्वीर देखते हैं भविष्य की? मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस परिस्थिति स्पष्ट कर दी है। संवेदनशील मुद्दा है और मैंने पहले दोहराया कि देश की संसद के फ्लोर पर कही हुई कोई बात, उसे मैं बहुत गंभीर और जिम्मेदार मानता हूं। तो गृह मंत्री जी की बात पर हमको भरोसा करना चाहिए। धन्यवाद सिन्हा जी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या है उनका रोड मैप और किस तरीके से जो प्रोमिसेस किए गए थे जब आर्टिकल 370 को समाप्त किया जा रहा था पार्लियामेंट में, जब इस पर बहस हो रही थी कि वह जो है समाप्ति जो है जम्मू कश्मीर के लिए एक नए भविष्य की तरफ लेके जाएगी, युवाओं के लिए रोजगार होगा, आतंकवाद के खात्मे में मदद मिलेगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति हासिल होगी, उस दिशा में किस तरीके से जन भागीदारी के साथ आगे बढ़ रहा है कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर का, बता रहे थे मनोज सिन्हा। ये जम्मू